तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम में चाहते हैं कि 450 प्लस आए तो पूरे वीडियो को वॉच करके जाइए, आप निश्चित बेहतर करने वाले हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताए जा रहे हैं, इनसे जुड़ी हुई जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन का चर्चा करते हुए मैं चल रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप एग्जाम में उतना बेहतर करें जितना खुद से वादा नहीं है। और बेहतर करना है तो वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित उतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं कि जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होंगे और इसके बाद से ऐसे ऐसे टॉपिक से आपको क्वेश्चन लाएंगे ना कि आपका मन जो है वो बहुत खुश हो जाएगा और एग्जाम में जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो ये है 2016 का प्रश्न। 2016 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, 2016 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन का मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, कैसी होती है? प्रारंभिक केंद्रक होती है कि द्वितीय केंद्रक होती है कि सहायक केंद्रक होती है कि ए और बी दोनों होती है? तो मैं बता दूं कि भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका जो होती है वो द्वितीय कोशिका होती है। और भ्रूण पोष होता है ये त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित, जिसको हम लोग टीएन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि भ्रूण पोष कैसा होता है, भ्रूण कोष, तो आपको याद रखना है त्रिगुणित होता है, जिसको हम लोग 3n बोलते हैं। और एक प्रकार का क्या है, ये द्वितीय केंद्रक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है कि बीज चोल खाया जाता है किसका? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें से सभी। तो देखिए बीज चोल किसका खाया जाता है? आप लोगों ने खाए भी होंगे, शरीफा का बीज चोल खाया जाता है। लीची हो गया, शरीफा हो गया, उसका हम लोग क्या कहते हैं? बीज चोल खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? मुर्गी है, सांप है, ए और बी दोनों है, केंचुआ है? तो मैं बता दूं कि उभयलिंगी प्राणी का जो उदाहरण है, इसका राइट जवाब जो होने वाला है डी नंबर होने वाला है, केंचुआ है। और इसके साथ भी मैं 2-3 और बता दे रहा हूं जो कि आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है। साथ साथ आप लोग को याद रखना है जोंक हो गया। कौन सा? जोंक। जोंक भी क्या होता है? उभयलिंगी प्राणी होता है। और जोंक के साथ साथ याद करना है टेपवर्म। कौन होता है? टेपवर्म। याद रखेंगे कौन कौन? जोंक, टेपवर्म और स्पंज याद रखना है। ये चारों का नाम याद रखना है। जोंक भी उभयलिंगी प्राणी है, टेपवर्म भी उभयलिंगी प्राणी है, स्पंज भी क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। और इसके साथ साथ केंचुआ भी कैसा है? उभयलिंगी प्राणी है। ये जितने भी मैं बताए हूँ, ये चारों का चारों नाम आपको हर हाल में याद रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एक साल नहीं, हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बारीकी से सुनिए और ध्यान से समझते हुए चलिए। अगला है, निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? अंडाणु है, शुक्राणु है, युग्मनज है, इनमें से सभी है? तो मैं बता दूं कि द्विगुणित संरचना जो है वो युग्मनज है। और युग्मनज जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, इसीलिए इसको द्विगुणित बोला जाता है। और ये जो अंडाणु है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अंडाणु ही नहीं, शुक्राणु भी कैसा होता है? अगुणित। और अगुणित में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। इस बात को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव रुधिर ओ वर्ग में आते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। तो मैं बता दूं कि ओ जो होता है ना, उसमें एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी ए भी होता है और एंटीबॉडी बी भी होता है। तो एंटीबॉडी तो दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? एंटीजन उपस्थित नहीं रहता है, एंटीजन अनुपस्थित रहता है। तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है ए नंबर होता है कि एंटीजन कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि मानव रुधिर में जो होता है एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि ओ ऐसा रक्त समूह है जो सबको दे सकता है, ये सर्वदाता रक्त समूह है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सर्वग्राही जो सबसे लेता है, जो सबसे लेने वाला है, उसका नाम है ए बी। और ये सबको देता है, ए को भी देता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह, जो सबको डोनेट कर दे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्या है,
क्लोरेला के निम्न में से निम्न में से क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, एकल कोश का प्रोटीन है। तो क्लोरेला क्या है भाई? तो क्लोरेला एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। याद रखेंगे क्या है? शैवाल। प्रकार का क्या है? शैवाल है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्राइजीन बाल कृमि में से किस फसल को बचाता है? कपास को, आम को, चाय को, गेहूं को? तो मैं बता दूं कि क्राइजीन बाल कृमि जो होता है वो कपास के किसको बचाता है? कपास के फसल को बचाने में क्या करता है? मदद करता है, जो कि एग्जाम में कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं, या बीटी कपास से आप क्या समझते हैं? इस बात को याद रखिएगा। एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, जो ये क्राइजीन जो होता है वो किस जीव से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर बारीकी से आप पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, अगर आपका भी सपना होगा कि 400 प्लस लाना है, तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कार्य क्या है? CO और CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो मैं बता दूं कि 8 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी नंबर होने वाला है। कौन सा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि लाइकेन जो होता है वो किसका किसका सहजीवी संबंध होता है? तो शैवाल और क्या, इसके साथ साथ कवक। शैवाल के साथ कौन जुड़ जाए? कवक जुड़ जाए, और ये दोनों आपस में सहजीवी संबंध बना लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन जो होता है वो SO2 को प्रदूषण को सूचित करता है। किसको? SO2 को। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। मानव कितने ध्वनि को सहन कर सकता है? तो मैं बता दूं 20 से 30 डेसिबल की, 80 से 90, 120 से 130, 140 से 150। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है 20 से 30 डेसिबल क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। अगला देखिए क्या है। निम्न में से किस में जल परागण होता है? जलकुंभी, कमल, हाइड्रीला, बी और सी दोनों। तो मैं बता दूं कि 11 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है। हाइड्रीला में जो होता है ना, हाइड्रीला में जो परागण होता है वो जल के द्वारा होता है। एक बात और सुन लीजिएगा, जलकुंभी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तो बंगाल के आतंक के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। किसको? तो बंगाल के आतंक के नाम से हम लोग जलकुंभी को क्या करते हैं? जानते हैं। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगले क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं जो मंद बुद्धि के हो जाते हैं? देखिए क्या है, फिलेडेल्फिया, डाउन सिंड्रोम, एबेनिज, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। एक बात और सुनिए, 21वें नंबर जो गुणसूत्र होता है इस पे अन्य कोई गुणसूत्र आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। याद रखेंगे 21वें नंबर गुणसूत्र पे कोई अन्य गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम रोग क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47। एक बात और मैं बता देता हूँ, बुद्धि मंद हो जाती है, मुंह चौड़ा हो जाता है, सर चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटा हो जाता है। याद रखेंगे। और हाथ में क्या? पाल में फ्रीज जैसी लक्षण क्या होने लगते हैं? दिखाई देने लगते हैं। मुंह खुला रहता है इस सिंड्रोम में। और ये सिंड्रोम जो है ये गुणसूत्रीय विकार है। कौन सा? गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्र में कोई परिवर्तन होता है तो उसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में निम्न में से क्या है? डीएनए टाइपिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, ए और बी दोनों, बेस पेयर है। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? तो मैं बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग है, तो ए और सी दोनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन होता है? तो मैं बता दूं कि पहले मैं चर्चा कर देता हूं कि प्यूरिन कौन कौन होते हैं। तो प्यूरिन 2 ही होते ही है। प्यूरिन में कितने कौन कौन होते हैं? ए होता है और जी होता है, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरेमिडीन कौन कौन होते हैं? पायरेमिडीन। याद रखेंगे
पायरिमिडीन में कौन कौन होते हैं? तो थायमीन होता है, यूरासिल होता है, और इसके साथ साथ कौन होता है? साइटोसिन होता है। तो मैं बता दूं कि डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में आप लोग को याद रख लेना है, डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। और आरएनए में जो होता है वो क्या नहीं पाया जाता है? तो थायमीन नहीं पाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में यूरासिल नहीं, यू मतलब यूरासिल नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। तो जब यूरासिल नहीं मिलेगा, और ये प्यूरिन की बातें कर रहे हैं ना, तो प्यूरिन कौन कौन होते हैं? ए होता है और जी होता है। तो प्यूरिन कौन कौन होंगे? ए और जी होगा, ये तो सीधी सी बात है, ए और जी दी। या आपको अगर पायरिमिडीन पूछता तो टी होता, यू होता, सी होता। लेकिन याद रखेंगे कि ये डीएनए में नहीं मिलता है, कौन सा? यूरासिल डीएनए में नहीं मिलता है। और ये जो थायमीन होता है वो किस में नहीं मिलता है? आरएनए में नहीं मिलता है। याद रखेंगे आप लोग, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब के सब एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देख रहे हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे जुड़ी हुई 3-4 क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। क्यों बताया जा रहा है? ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।